ब्लड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बनाया तो जा नहीं सकता। आपने एक स्लोगन सुना होगा कि एक यूनिट 3 लोगों की जान बचाती है। ये बात सच है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्लड डोनेट करने वाले लोगों में लेडीज ज्यादा होती है या जेंट्स ज्यादा होती है? तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब कैंप में ब्लड डोनेट करना या आपके सेंटर पे आके अगर कोई डोनेट करे वो ज्यादा बेटर है? चलन ये भी बढ़ गया है लोगों में कि अपने बर्थडे पे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं। त्योहार भी उन्हीं के होते हैं जिनके घर में सब कुछ सही होता है। सही। एक गलती किसी की जान के ऊपर बन जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आता है कि हमारे किसी फैमिली मेंबर या हमारे किसी दोस्त या हमें खुद ब्लड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ब्लड डोनेट करना और ब्लड को प्रिजर्व करके जरूरत के टाइम पर लोगों को प्रोवाइड कराना हेल्थ केयर का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारी आज की जो गेस्ट है वो एक मदर हैं, एक वाइफ है और एक ब्लड बैंक ऑपरेट करती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे ये जानने की कोशिश करी है कि ब्लड डोनेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है, कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, कैसे आपके द्वारा ब्लड डोनेट करना किसी की जान बचा सकता है और कैसे डेंगू के टाइम पर ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ब्लड सेंटर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ वो यही है कि ब्लड बैंक बेसिकली क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लियरली ये नहीं पता कि ब्लड बैंक होता क्या है या वहाँ पे क्या काम होता है। थोड़ा इस तरह से जवाब दीजिए मैम कि कोई अगर छोटा बच्चा भी है, 10-12 साल का बच्चा भी है, तो वो भी समझ सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। अब ये ब्लड बैंक नहीं कहलाया जाता है एज पर द गाइडलाइंस। अब इसका नाम ब्लड सेंटर हो गया है। ब्लड सेंटर जी। अब हमारे उसका ब्लड सेंटर का नाम भी मदर टेरेसा ब्लड सेंटर है। ओके मैम। ये बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसकी एक तरह से आप बैकबोन समझ लीजिए। जितने भी सीवियर केसेस होते हैं, सीवियर एक्सीडेंट्स हो गए जहाँ पे ब्लड लॉस होता है, डिलीवरी केसेस हैं, एनेमिक पेशेंट्स हैं, सर्जरी होती है, उनको अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमारे पास से ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बाकी डेंगू टाइम में प्लेटलेट्स की तो रिक्वायरमेंट हम पूरी करते ही हैं हमेशा। ओके, तो मैम जो ब्लड बैंक आप ऑपरेट करते हैं वो मतलब प्राइवेट ब्लड बैंक होता है? नहीं, ये हमारा चैरिटेबल है। एक मदर टेरेसा फाउंडेशन है जिसके थ्रू ये वाला जो मदर टेरेसा ब्लड सेंटर है ये ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट के ब्लड सेंटर अलग होते हैं जी। ये चैरिटेबल होते हैं जो ट्रस्ट वगैरह जो चलाती हैं जस्ट बिकॉज की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके ब्लड की। जी। अब देखिए, आसपास इतनी ज्यादा गांव भी हैं, पॉपुलेशन भी है, इतने भगवान ना करे कि लोगों को जरूरत पड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के से ही आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती। तो हम लोग भी अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग चलाते हैं। कुछ हमारे ब्लड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये बनाया तो जा नहीं सकता है। कुछ पार्टिकुलर जो ग्रुप्स हैं, जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं, वो हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं होते हैं। मेन काम है लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं से भी हो, पर यह है कि मेन रिक्वायरमेंट पूरी हो। हम आपस में बात करके कहीं ना कहीं से बाय द गॉड ग्रेस रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आप पूरी कर देते बेसिकली, मतलब सेवियर आप लोगों को बोला जाता है, क्योंकि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं पता है उस चीज का कि भाई ब्लड की कितनी रिक्वायरमेंट है। देखिए, सेवियर तो नहीं है हम लोग। सेवियर एक्चुअली वो हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लोगों के द्वारा लोगों की ही सेवा की जा रही है। हम तो केवल मीडिएटर हैं जो पहुंचाते हैं। ओके, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक ब्लड सेंटर पे अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो बिल्कुल कंप्लीटली पूरी की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल पूरी की जा सकती है। ब्लड की रिक्वायरमेंट, प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट, क्रायो, ये सब हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझ सकता हूँ कि ब्लड जो होल ब्लड होता है, मतलब उसमें जैसे किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्टली एक तरह से पूरा ब्लड चढ़ाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसमें देखिए कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ को प्लाज्मा की नीड होती है। थोड़े से ब्लड के कंपोनेंट अगर आप डिस्क्राइब कर दें। बिल्कुल। देखिए, ब्लड, वो आपने एक स्लोगन सुना होगा कि एक यूनिट 3 लोगों की जान बचाती है। ओके। यही जो 3 कंपोनेंट्स हैं, यही 3 जान बचाते हैं। जो हमारा एक कंप्लीट डोनेशन होता है या हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो होल ब्लड है। ओके। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पीआरबीसी जो एक कंप्लीट ब्लड सेल्स होते हैं, एक प्लेटलेट्स जिसमें हम हमारी लैंग्वेज में आरडीपी कहते हैं, रैंडम डोनर प्लेटलेट, और एक प्लाज्मा एफएफपी।
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ओके, तो हमारे पास जब भी आता है हम बेसिकली इनके तीनों के कंपोनेंट्स अलग अलग कर देते हैं और जिसको एज पर द डॉक्टर रिक्वायरमेंट हम मतलब वो आप लोगों को दे देते हैं जिसको आगे प्रोवाइड रिक्वायरमेंट करते होती है, हैं। तो जी वो जी अलग करने का काम भी आप ही लोगों का होता जी, है। ये हमारा काम है। आप यानी कि ब्लड जैसे आपके पास आया, आप उसको एक तरह से 3 कंपोनेंट्स में हाँ डिवाइड जी, भी करेंगे, उसको स्टोरेज भी करेंगे। स्टोरेज भी करेंगे, हम उनकी टेस्टिंग भी करेंगे ओके और उन टेस्टिंग में भी हमारे 5 टेस्ट होते हैं ओके और HIV, HBsAg, हेपेटाइटिस ए, सिफिलिस और मलेरिया, ये सब हमारे टेस्ट ओके होते हैं। उसके बाद जो उसमें नॉन रिएक्टिव होते हैं वो हम इजी टू रेडी टू यूज होते हैं। ओके। अगर किसी का ब्लड आपने लिया हम्म, और वैसे तो आई थिंक ब्लड लेने से पहले भी कुछ टेस्ट आप लोग करते हैं, जी हीमोग्लोबिन का आई थिंक। हाँ, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप वो हम ओके, करते ब्लड हैं। ग्रुप आप जी करते हैं। तो अगर किसी का ब्लड आपने ले लिया, अब ब्लड लेने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं कि भाई वो ब्लड इम्प्योर तो नहीं है या हाँ। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई वायरल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर किसी का वो आ जाता है किसी ब्लड में, तो फिर आपके लिए क्या प्रोसेस होता है मैम? हमारा हम उसे एक बार फिर दोबारा कॉल करते हैं, ओके, हम उसे दोबारा से रीसैम्पलिंग के लिए बुलाते हैं। सैंपल ले लेते हैं। हाँ, मतलब एक बार हमने उनका ब्लड लिया है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे। इन केस अगर वो रिएक्टिव आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है, तो हम उनको दोबारा से कॉल करते हैं, दोबारा से हम रीसैंपल करते हैं कंफर्मेशन के लिए। फिर अगर उनका दोबारा से रिएक्टिव आता है तो हम उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं। हमारे यहाँ काउंसलर्स होते हैं जो काउंसलिंग करते हैं और वो उनको फिर सिविल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। ओके, तो आगे और वो उनका ब्लड जो है वो procedure डिस्कार्ड वो आप लोग हाँ, करते होंगे। ब्लड और उसके जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो फिर ओके, वो पूरा डिस्कार्ड हो जाता डिस्कार्ड है। होता है। तो ऐसे केसेस आते हैं मैम? बिल्कुल आते हैं। ओके, कैसे? तो मतलब ये भी एक मतलब आप हाँ, लोगों के लिए एक ये रहता हमारी होगा। एक मोरल ड्यूटी है कि आते हैं तो हम उनको कॉल करते ही हैं। ये और इसीलिए हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। प्रॉपर हमारा ये होता है मेन कि लोग मोटिवेट रहें ब्लड डोनेट करने के लिए। उनके लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो कि आपने ब्लड डोनेट करा है तो इस मतलब कि आपकी बीमारी का पता चल गया है, तो आप उस चीज को ये कर लेंगे। हाँ, तो ये एक बेनिफिट हाँ, हम कह उनको सकते हैं एक कि पूरा वो डोनेट प्रोसेस करने के बताते हैं बाद कि उनको आपको है। कहाँ जाना चाहिए, कैसे किससे बात करनी चाहिए। तो वो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कुछ सोशल लोग जो होते हैं वो लगाते हैं, या आप लोग भी किसी ना किसी को अप्रोच करते होंगे, तो उन कैंप्स को लगाने का पर्पस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि वॉलेंट्री डोनेशन बढ़ानी है, ओके, लोगों को मोटिवेट करना है, उनको जागरूक करना है कि रक्तदान वाकई में एक बहुत बड़ा दान है। लोग इससे ना घबराएं, ना परेशान हो। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आपने एक साथ 3 लोगों की जान बचाई 3 है। लोगों की जान बचाई। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेंटर में बैठे हुए हैं लेकिन एक एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ पाते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस होती है, जैसे गांव होता है या कुछ कंपनीज होती हैं, तो हम वहाँ चले जाते हैं, कैंप कर लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, आगे आकर कैंप करवाती हैं। और तो मतलब रुड़की शहर में मतलब लोग रुड़की शहर एक्टिव में हैं? बहुत एक्टिव हैं। तो मैम कुछ उन मतलब जो संस्थाएं जो करती हैं, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्या 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 हाँ नाम जी, है? मैं नाम बता सकती हूँ। वो समर्पण संस्था है, काफ़ी अच्छी हाँ है, मैम, वो मैंने कर रही काफी सुना हैं। है उनका नाम। राधा मंडल है, किसान मजदूर यूनियन है, सेवा साई मंडल है, रक्तदान महादान है। अच्छा, एक इसी नाम से है? हाँ जी, रक्तदान महादान से है। और एक ऑल इंडिया ट्रस्ट, डोनर ट्रस्ट है। ये सब इतने आपस में, मतलब हम सब इन सब से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर ग्रुप की नीड आती है, वो होता नहीं है, तो हम इनको डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, ये अपने डोनर्स हैं। इन सब का रिकॉर्ड आपके पास होता होगा? रिकॉर्ड है, व्यवहारिक संबंध है, सब कुछ है। फिर मैंने वही कहा है, लोगों की सेवा की जा रही है लोगों के द्वारा, हम तो केवल मीडिएटर हैं, यही लोग समाज सेवा कर रहे हैं। डेफिनेटली मैम, ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा और आई थिंक ये बात सच है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। देखिए, अच्छा, आप एक चीज, आप भी मेडिकल फील्ड के हैं, मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है? हाँ, सिर्फ इसीलिए कि देखिए, हर प्रोफेशन अच्छा है, हर प्रोफेशन में काम है, मेहनत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जान बचाते हैं। एक कितनी अच्छी फीलिंग आती है कि आप ये सोचिए कि आज मैंने ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचाई है, तो आप भी उसी श्रेणी में खड़े होइए, और क्या है। मतलब आप भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट जो मेन कंपोनेंट है ब्लड, वो देने के लिए आप सबसे मेन आदमी है। कंप्लीट प्रोसीजर है, कंप्लीट हायरार्की है, टीम वर्क है। हम भी ब्लड तभी आगे प्रोवाइड करवाएंगे जब हमारे पास होगा, जब लोग डोनेट करेंगे। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब
रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के बिल्कुल। सुन के कि लोग कैसे कितने मोटिवेटेड हैं और कितने दिल से करते हैं। मैक्सिमम कितनी यूनिट किसी को आपके सामने कभी कोई केस आया हो कि भाई उसको इतनी ज्यादा यूनिट की जरूरत थी, ऐसा कोई याद है ऐसे कोई इंसिडेंस इस हाँ तरह का? सीवियर केसेस होते हैं जो एक्सीडेंट का ब्लड लॉस होता है, Okay. उसमें तो 3-3 4-4 यूनिट आ जाती हैं। Yes. बट अगर मैं डेंगू की बात करूं तो मुझे याद है कि देहरादून में एक एबी पॉजिटिव का केस था। मैंने उनको 7 एसडीपी प्रोवाइड करवाई थी। एसडीपी मैम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एसडीपी ये डेंगू के टाइम पर बड़ी नीडफुल होती है। देखिए बेसिकली 350 ml का एक यूनिट होती है हमारी। उसके अगर हम कंपोनेंट्स अलग अलग करें तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम भी कम हो जाता है। प्लस जो आपके छोटे बैग होते हैं उसमें 1500 से 2000 तक रहती है प्लेटलेट्स। बट इन डेंगू केस या किसी और प्रॉब्लम, कैंसर पेशेंट या किसी और वजह से अगर आपकी एक प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, नॉर्मल एक पर्सन की बॉडी में 1.5 लाख के करीब प्लेटलेट्स होनी चाहिए। बट अगर वो बिलो 30,000 हो जाती है कुछ, तो एक एक्सटर्नल सहारा लेना पड़ता है, बाहर से चढ़ानी तो बाहर से चढ़ाना पड़ता है। तो तब एक सिंगल पर्सन के बॉडी से डायरेक्ट प्लेटलेट्स निकालते हैं। हाँ, तो उसे एसडीपी कहते हैं, इसे जंबो पैक भी कहते हैं। ओके, जंबो पैक। हाँ जंबो पैक, हाँ बहुत से लोगों को एसडीपी नहीं पता होती है, तो वो जंबो पैक कहते हैं इसे नॉर्मल। लोग जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एज का भी फैक्टर होता है कि भाई इतनी एज से ऊपर ही कर सकते हैं या इतनी से कम के ही कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। ये मतलब गवर्नमेंट के थ्रू? अच्छा, ये गाइडलाइन में है। जी जी, मतलब बायोलॉजिकली इसका कोई लिंक नहीं है? बायोलॉजिकली आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि 60 के बाद आप थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं। और 18 से पहले आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो इसी वजह से ये गवर्नमेंट ये गाइडलाइन में मतलब इसी तरीके से बनाई हुई है। तो जैसे कि ब्लड डोनेट करने वाले लोगों में लेडीज ज्यादा होती है या जेंट्स ज्यादा होते हैं? हाँ देखिए, मोटिवेटेड तो दोनों हैं, ये तो नहीं कहूँगी कि लेडीज नहीं है, पर लेडीज के साथ थोड़ा सा फैक्टर आ जाता है, वेट एंड एचबी का आ जाता है फैक्टर। उनके एचबी जनरली कम होते हैं, तो इसीलिए वो डेफर हो जाती हैं। बट आती हैं लेडीज? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे कैंप वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा है कि लेडीज आती हैं, मतलब लड़कियां भी आती हैं। कुछ कैंप्स में मैं भी रहा हूँ कई बार, तो मैंने खुद देखा है। तो क्या ऐसा भी है कि आपके ब्लड सेंटर पे भी लड़कियां आती हैं कि भाई हमें ब्लड डोनेट करना है? हाँ जी आती हैं, बिल्कुल आती हैं। मतलब करते हैं? हाँ, मतलब वो मोटिवेटेड हैं? वो मोटिवेटेड हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब कैंप में ब्लड डोनेट करना या आपके सेंटर पे आके अगर कोई डोनेट करे वो ज्यादा बेटर है? क्योंकि देखो वहाँ पे हो सकता है कि भाई आपने गर्मी है तो एसी वगैरह लगाए होंगे, सर्दी है तो हीटर वगैरह होते हैं। हाँ वो सब है। देखिए ब्लड सेंटर तो देखो अपने आप में कंप्लीट हम लोगों का वेल इक्विप्ड है। बिल्कुल। अगर वहाँ पर आ जाएं तो बहुत ही वेल एंड गुड है। मैं तो अभी भी गर्मी में कहती थी कि बहुत अच्छा हो कि लोग वहीं पर ही आ जाएं। वहाँ एसी लगा है, एक अच्छा टेम्परेचर सेट है। सही है। लेकिन बाहर भी हो जाता है, बाहर भी हमें एसी मिल जाते, नहीं तो कूलर लग जाते हैं। अभी इतने सारे कैंप्स हुए हैं। अभी 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे, ब्लड डोनेशन डे था, तो काफ़ी सारे कैंप्स हुए हैं मई जून इनमें। तो परिस्थितियां थी, वेदर कंडीशन भी था, लेकिन अगर लोग नहीं घबरा रहे हैं तो हम क्यों घबराएं? हाँ नहीं, सही बात है मैम। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लड, वही आपने जैसे बोला था कि ब्लड को बना नहीं सकते हम जी, और उसके लिए मतलब यही एकमात्र तरीका है कि भाई लोग खुद से आएं और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है तो किसी और को है जी। हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़े तो किसी और का ब्लड आपको मिल सकता है। बिल्कुल यही होगा। तो ये एक प्रोसेस है, तो उसके लिए तो मतलब ये तो एक हैव टू डू वाली कंडीशन है कि करना ही पड़ेगा, है भले ही वो दान, बट आपको वो दान अगर आप करेंगे तो भगवान न करे अगर उस कंडीशन में कोई भी पहुंचता है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ लोग तो वैसे ही मोटिवेटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं को ब्लड की नीड होती है, तो जब उनको दिखता है कि आज हमें इतनी नीड है, और खासकर तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो स्टॉक में होता नहीं है, तो तब उनको वैल्यू ऐसा होता है मैम? हाँ क्यों नहीं होता, लोग निराश होके जा रहे हैं। बिल्कुल होता है, पर ये है कि हाँ रुड़की में निराश नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे हैं। मतलब रुड़की में आप लोगों ने अच्छे से कमांड किया हुआ है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे पास, औरों के पास भी है, प्लस हमारे पास डोनर हमारे ऑन कॉल रहते हैं, तो वो आ जाते। इसी में आपको एक सडन एक केस बताती हूँ। हमारे पास एक बच्ची थी 6 या 7 साल की, उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी बी नेगेटिव। वो हमारे पास बी नेगेटिव वो हमारे पास नहीं था। हमने इधर उधर पता किया, नहीं था।
तो मेरी एक नोन है, लेडी है, बी नेगेटिव है, वो अगले दिन से नवरात्रि के फास्ट थे। ओके। तो वो पूजा करने ही जा रही थी, मैंने उनको कॉल किया। पहले तो उन्होंने थोड़ा सा ये कि डिले कर दिया कि नहीं वो मतलब पूजा करनी है, फिर ये भी था कि फैक्टर अगले दिन से 7-9 दिन के 9 दिन फास्ट के है। फास्ट रहेंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि नहीं एक 6 साल की बेटी बच्ची है, को जरूरत है, तो आई, डोनेट किया, न्यूज़पेपर में भी आया था उनका। मींस इस तरीके की मतलब हाँ, होते हैं, बहुत तो ये बहुत मोटिवेटिंग होता है। देखो कहीं ना कहीं अगर आप किसी की जान बचाने में इनडायरेक्टली अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो मैम वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन है, होता ही है, बहुत और मोटिवेटेड लोग है। कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी देखा है कि एक चलन ये भी बढ़ गया है लोगों में कि अपने बर्थडे पे लोग ब्लड हाँ, डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर उनके अंदर थोड़ा सा, अगर वो कंपनी के चेयरपर्सन है या उनकी थोड़ी सी लोकेलिटी में फ्रेंडशिप वगैरह ज़्यादा है या वो है, तो एक कैंप भी लगा लेते हैं। हाँ मैंने देखा है लोग खुद से करते हैं ये खुद से चीजें करते ना, हैं, खुद से और करते हैं। रुड़की में मैंने देखा है कि काफी है, जी, अब मोटिवेटेड ये है, रुड़की में है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैम, आप जैसे आप एक मदर भी हैं, आप एक लेडी हैं, आप बिजनेस भी कर रही हैं, आपको घर भी चलाना है, बिजनेस नहीं कर रही हूँ, सेवा मतलब कर रही कह सकते हैं भाई हूँ। काम में तो इन्वॉल्व हाँ है हाँ, मैम, काम में और आपको घर भी चलाना है, तो जी। ये सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं मैम आप? सब सपोर्टिव हैं बच्चे मेरे। बेटी तो मेरी बड़ी हो चुकी है, बेटा अभी छोटा है। Okay. लेकिन ये मेरे आगे भले ही कितना लड़े, लेकिन मेरे पीछे बड़े प्यार से रहते हैं। Okay. वो कहते हैं ना कि एक, पता नहीं वो कहावत कितनी सच है कि एक आदमी के पीछे एक औरत की सक्सेस का हाथ होता है, बिल्कुल। बट मैं ये मानती हूँ कि एक औरत की सक्सेस के पीछे एक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल आदमी का हाथ होता है, फिर चाहे वो फादर हो या हस्बैंड हो। तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, खुले विचारों के हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। हाँ, मेरे काम में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। Okay. वो उनका तो मैम आराम से मैनेज हो जाता है ये सारी चीजें? हाँ देखो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन हाँ हो क्योंकि जाता मैम है। मैंने पर्सनली आपको देखा है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, मैं आपसे बहुत मिल चुका हूँ, और मैंने खुद देखा है कि आप सुबह से शाम तक एक तो ब्लड सेंटर पे रहती हैं, ये मैंने खुद देखा है पर्सनली। डेंगू टाइम में तो मैं रात रात भर रही हूँ। हाँ, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको कभी कॉल करी और आपने या तो कॉल नहीं उठाई, या अगर गलती से नहीं भी उठाई एक बार को, तो आपकी कॉल बैक हमेशा आती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है आपके साथ में। तो मेरे को लगता है कि वो कैसे मैनेज आप करते होंगे, क्योंकि लोग बहुत कोई मुश्किल है बात मैम। नहीं, आदत पड़ जाती है। शुरू में लगता था, लेकिन जब ये लगता है कि ये तो फिर भी देखिए, मैं आपको बोलूँ ये बहुत छोटी बात है, मेरे तो त्योहार भी नहीं बन पाते। हाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि पिछले वो रिक्वायरमेंट मतलब तो कभी भी हो सकती है ना, इमरजेंसी तो। और जिस टाइम पर हमारे ये करवा चौथ और ये होली वगैरह का ये आता है त्योहार, उस टाइम पर डेंगू डेंगू होता है बिल्कुल मैम। पीक में होता है। मुझे इस बार का याद है कि मैं सिर्फ अपने घर में आधे घंटे के लिए गई थी हलवा और पूरी बनाने के लिए, फिर मैं वापस आ गई थी। ओके, मतलब डेंगू के टाइम पे डेंगू ना? के टाइम पे। तो उस टाइम पर मैं ये चीज़ सोचकर चलती हूँ कि त्योहार भी उन्हीं के होते हैं जिनके घर में सब कुछ सही होता है। सही बात जिनके है घर मैम। में पेशेंट्स हैं उनकी ना तो नींद होती है ना त्योहार होता है। डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं, सब ये बाकी सब मेडिकल कर रहे प्रोफेशनल्स भी देखो हैं। देखिए हम एक्टिव रहते हैं। थोड़ा तो उनको सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। हाँ, डॉक्टर्स पूरी पूरी रात काम करते हैं, इमरजेंसीज लेते हैं, बिल्कुल। तो हमारी भी थोड़ी मॉरल ड्यूटी बनती है। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम ब्लड की वजह से तो कोई भी पेशेंट डिले ना हो, किसी का ऑपरेशन डिले ना हो, और कोई ह्यूमन लॉस तो बिल्कुल भी ना हो। नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि भाई आप एक ऐसी सर्विस में हैं या एक ऐसा काम करने का आपको मौका मिल रहा है कि वो मतलब आप चाहे ना चाहे आप लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। हाँ, बस मतलब कह उसके लिए कोई लीजिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यार मतलब सेवा हो रही है वो, और लोग कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग लोगों की मिलती है। क्योंकि मैं ये फील इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। कोविड के टाइम पे मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता था जहाँ पे मेरे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो मैंने उसको जब हैंडल करा तो तब मेरे को पता चला कि हाँ यार हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए भी, तो वो मोटिवेशन फैक्टर होता ही है। वो अपने आप आ जाता है। देखिए बहुत से लोग कहते, मैं डेंगू टाइम में रात के 2-2 बजे तक वहाँ पर रही हूँ। मैं ही नहीं, मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, सच में मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरा स्टाफ वाकई में बहुत अच्छा है। डेंगू के टाइम में हम लोग सुबह 10 सवा 10 तक हम थोड़ा फ्री रहते थे, मैं 10:30 तक आ जाती थी वहाँ पर। 12 साढ़े 12 तक मैं उन्हें कह लेती थी कि आप अपना खाना वाना खा लीजिए, क्योंकि फिर हमें नहीं पता है कि हमें कब खाने को मिलेगा। तो और उसके बाद से जो शुरू होता था, पूरी पूरी रात मतलब पूरे पूरे दिन इन्होंने बिना खाना खाए क्या। ऐसा नहीं है कि हाँ डिमांड खड़ी है तो नहीं, हम तो पहले अपना लंच करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नीड होती है तो खुद भी डोनेट करते हैं। मेरा पूरा स्टाफ, मेरी पूरी टीम डोनेट करती है ब्लड। ब्लड डोनेट अगर कोई करना चाहता है तो उस पर्सन को
क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है? मतलब एक इतना सरल तरीके से आप मेरे को बता दीजिए कि अगर जो भी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो मतलब अगर ब्लड डोनेट करना चाहता है तो वो कैसे आपके यहाँ पे पहुंच सकता है, और क्या ऐसी चीजें हैं कि भाई उसको ये ध्यान रखनी है ब्लड डोनेट करने से पहले, सो दैट कि वो खुद भी हेल्दी रहे और उसका जो ब्लड है वो सीरियसली काम में आ सके। देखिए, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 18 साल से ऊपर, जिसने कोई मेडिसिन ना चल रही हो रेगुलर उनकी, कोई एक रेगुलर जो डिजीज़ होती है, मतलब आप कह सकते हैं थायराइड, बीपी या डायबिटीज, हाँ, हार्ट पेशेंट ना हो, कोई भी एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके कुछ सावधानियां पहले और बाद की वही सेम रहती हैं। आपको ब्लड डोनेशन से पहले 24 आवर्स पहले और बाद तक एक तो अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, हैवी वर्कआउट नहीं करना है जैसे ये जिम वगैरह होता है, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छी नींद लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। हाँ, एक चीज़ ये है कि पोस्ट डोनेशन आपको विद इन 24 आवर्स लिक्विड डाइट ज़्यादा अच्छी लेनी है। ओके, मतलब लिक्विड डाइट से हाँ, वो जो liquid ब्लड एक तरह से हमारी बॉडी का जो लॉस हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। लॉस भी नहीं कह सकते, 24 आवर्स बाद ये अपने आप कंप्लीट हो बन जाता है वो। जी। तो मैम थोड़ा सा ना हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि कई लोगों के दिमाग में ना ये रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है, तो वो थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद उनको ब्लड डोनेट करके और फिट रहते हैं। ये आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होता है इससे। और आपके सबसे सारी बीमारियों में तो नहीं कह सकती हूँ, पर ये है कि आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट, मतलब एक रीजनरेट जैसे ब्लड होता है तो बॉडी कहीं ना कहीं एक एनर्जी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आती है। मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये दूं तो मेरी पूरी टीम ब्लड डोनेट करती है। कभी आप मेरी पूरी टीम से देखिएगा, सारे फिट हैं। मैं मिला हूँ आपके टीम से कुछ ब्लड कैंप्स वगैरह के टाइम पे। मैं एक बार अगर किसी ने ब्लड दे दिया तो दूसरी बार वो कितने टाइम के बाद उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए? मेल्स तो 3 महीने के बाद दे सकते हैं आराम से, 90-100 डेज के बाद वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेडीज के लिए 4 मंथ्स है। ओके, मीन्स एक आदमी एक साल में 3 से 4 बार आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है आराम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब लोगों को करना चाहिए। जी बिल्कुल, स्वेच्छा से हो तो ज्यादा बेटर है। करते हैं और ज़्यादा मोटिवेट। हमारा बेसिकली देखिए कैंप लगाने का मकसद और यही होता है कि कुछ लोगों को देखकर और लोग और मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ तो हैं ही मोटिवेटेड, उनको देखकर और लोग भी मोटिवेट, या किसी के पास पर्टिकुलरली टाइम नहीं है कहीं जाने का तो अपनी लोकेलिटी में वो आके पर्टिकुलरली कर सकते हैं। बाकी हम कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, यंग जनरेशन मोटिवेट, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर यंग जनरेशन मोटिवेट ना हो। मैंने देखा है कॉलेजेस में बहुत ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। होता है, रोटरी वाले बहुत लगाते हैं। रोटरी वाले वो मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, उनके साथ होते हैं मेरे, तो अच्छा है, करते हैं। तो अभी जो लास्ट कैंप आपने लगाया है वो कहाँ पे लगाया मैम? ये मेरा अभी लास्ट जेके टायर में हुआ है, लक्सर में। अच्छा, लक्सर में, वहाँ पे वो जो वहाँ पे मतलब लोग काम करते हैं वो भी। तो मैं ये देखा है मैंने रुड़की और नियर बाई एरिया में ना, मैं दिल्ली भी रह के आया हूँ, तो या तो शायद मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटिव नहीं था इसलिए मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने रुड़की में देखा है स्पेशली कि बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की कोई संस्था बनी हुई हो, चाहे वो शहर की कोई नॉर्मल संस्था है, ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप या और भी जो अदर मतलब सोशल वर्क है, हाँ, मतलब ये उनके ऊपर काम बहुत करते हैं। मैंने रुड़की में पॉजिटिवली देखा है। चैलेंजेस क्या हैं इस काम को करते हुए, मतलब क्या क्या, मतलब जो लगता है आपको कि यार ये चैलेंजेस रहते हैं, इनको करने में थोड़ा मतलब लगता है एफर्ट? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन तो अपने आप में ही चैलेंजेस है, गलती की कोई गुंजाइश होती नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है हमारे यहाँ पे गलती की। हम चाहेंगे भी नहीं कि हमसे गलती हो। एक गलती किसी की जान के ऊपर बन जाता है, तो चैलेंजेस तो नहीं है, बस हम बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्योर करके रखते हैं, बहुत केयर देखते हैं बहुत उससे। बाकी लोगों का सपोर्ट है, जनता का, सच में जनता का बहुत सपोर्ट है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो हो रहा है। तो जो ब्लड आपके यहाँ पे आता है वो सारा रुड़की या नियर बाय एरिया का है? हाँ, मतलब आउटर जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटर इन द सेंस कि हम हमारे गाइडलाइंस हैं कि आप मतलब स्टेट के बाहर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ब्लड अगर आपको चाहिए, हरिद्वार, देहरादून, इंडस्ट्रियल एरियाज, भगवान, यहाँ पे सब जगह आप जाते हैं, आसपास के गांव हम आसपास जा सकते हैं। अच्छा मैम, ब्लड डोनेट किसको नहीं करना चाहिए? वही सेम नॉर्म्स हैं, 18 से नीचे और 60 से ऊपर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं।
जो आपके हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट और जो रेगुलर मेडिसिन पर हैं, ये थायराइड उनको वगैरह, ब्लड नहीं उनको डोनेट ब्लड करना नहीं चाहिए। डोनेट करना चाहिए। और जिनका HB अच्छा, जिम 13.5 में से कुछ कम लोग है। होते हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जी, वो कर सकते हैं मैम? ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलूँगी कि प्रोटीन शेक्स लेने से बेटर है कि आप नॉर्मल डाइट। नेचुरल प्रोटीन लें। ओके, हाँ, तो वैसे वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कर मैंने सकते देखा हैं। है कई बार ना जिम्स वगैरह में भी कैंप लगते मेरे हैं। लगा है, हाँ, मेरा लगा तो है कैंप। जैसे आपने बताया था अभी कि मतलब कोशिश करो कि भाई आप वर्कआउट उससे थोड़ी देर पहले ना हाँ, करो, बाद में ना तो करो। वो नहीं तो उस दिन बात, का वो उनका एक तरह से तो ऑफ वो रहता एक तरह से होगा। रेस्ट हो जाता है, संडे को लग जाता है कैंप ओके, वहाँ पर, मेरा लगा हुआ है जिम में। रोज ऑपरेट होता है यहाँ पे, मतलब रोज आप ब्लड अवेलेबल कराते हाँ, हैं? ये 24 24 आवर्स, बाई 7 24/7 है हमारा। कोई तो ना कोई अवेलेबल रहेगा कोई ना वहाँ पे। कोई स्टाफ है ब्लड उसके, डोनेट भी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर और सकता अगर है। किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले जा थोड़ा सकते हैं। लेट नाइट में अवॉइड करती हूँ ओके, ब्लड डोनेट करने के लिए। देखिए, लेने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हैं, हमारे ओके। पूरी टीम रहती है, शिफ्टिंग में हमारे यहाँ पे काम होता है, तो लेने के लिए तो आप एनी टाइम आप आ सकते हैं, बट लेट नाइट में थोड़ा सा डोनेशन को अवॉइड करती हूँ। वो नींद का टाइम होता है एक, आप पूरे, हम ये मान के चलते हैं कि आपने पूरे दिन काम किया काम है, फिर किया है, आप सही रात बात को है, भी वो नहीं कर रेस्ट की पाते, जरूरत है बॉडी रेस्ट की को। ज़रूरत है। एक क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि जो ब्लड आप लेते हैं, किसी ने भी डोनेट किया, तो वो कितने टाइम तक सही रहता है, मतलब खराब हो जाता है क्या वो? हाँ जी, होता है। हाँ, नॉर्मल ब्लड की जो होता है लाइफ स्पैन होता है 35 डेज होता है, ओके, बट जब हम इनके अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेते हैं तो उसकी अलग अलग ड्यूरेशन हो जाती है। ओके। जैसे जो प्रॉपर रेड सेल्स होते हैं उनका 42 डेज हो जाता है, जो प्लेटलेट्स हैं उनका केवल 5 डेज रहता है। अच्छा, वो सिर्फ 5 डेज के लिए सिर्फ रह 5 सकती हैं? डेज के लिए तो है वो। इसीलिए आपको डेंगू के टाइम पे शायद वो हमें, फ्रेश इसलिए बोलते हैं हाँ, डॉक्टर। इसीलिए बोलते हैं कि आप तुरंत डोनर की बॉडी में से निकालें, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जैसे जैसे जितनी फ्रेश होगी वो उतनी ही ज़्यादा काम करेगी, काम करेगी। और 5 डेज बाद तो बिल्कुल ही हो जाती है। प्लाज्मा जो है वो 1 साल तक चलता है, चलता है 1 मतलब। साल तक। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन यहीं से ये है कि किसी ने अभी अपना होल ब्लड डोनेट कर दिया, जी, अभी सपोज कीजिए जैसे अभी डेंगू का टाइम भी आ रहा है, तो अगर किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है तो वो पर्सन ब्लड देने के कितने टाइम बाद ब्लड मतलब प्लेटलेट दे सकता है? 28 डेज। मतलब उसको फिर 28 डेज के लिए हाँ, रेस्ट पे रहना पड़ेगा, रेस्ट पे मतलब रहना पड़ेगा और नहीं वो कर फिर सकता दे हूँ, सकते फिर हैं उसके बाद वो प्लेटलेट दे सकता वो। है? हाँ, और उसके बाद प्लेटलेट्स तो इतनी इजीली रिकवर हो जाती है कि आपका मतलब गाइडलाइंस ही यही है कि आप 7 दिन बाद या 7 to 10 डेज बाद आप दोबारा से तो दे सकते हैं। प्लेटलेट आप लोग मतलब कैंप्स वगैरह प्लेटलेट के लिए नहीं लगाते होंगे, वो तो तभी नहीं, जब डेंगू आता है। डेंगू आता है, और दूसरी बात यह है कि वो तो अपने आप में एक पूरा सेटअप है, हम उस मशीन को कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, ओके, डोनर को वहीं पर ही आना पड़ेगा हमारे अच्छा, पास। मतलब वो तो आपके ब्लड सेंटर पे ही आना पड़ता और है। सबसे बड़ी बात है कि हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, केवल 5 दिन का है स्टोरेज, तो जब नीड हो। और एसडीपी का मत, आरडीपी तो हम चलिए बना के रख लेते हैं, बट एसडीपी का पर्पज ही यही है कि वो तभी के तभी बिल्कुल फ्रेश, फ्रेश सिंगल चाहिए। डोनर के तभी के तभी निकालें, तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट तभी। एचडीपी यानी जंबो पैक। जंबो तो पैक कितनी सिंगल, प्लेटलेट होती है मैम उसमें? इसमें 30 to 35,000 तक हो रहती है। प्लेटलेट होती है, जी। मतलब कि कोई किसी की अगर प्लेटलेट लॉस हो गई है डेंगू की वजह से, तो एक जंबो पैक अगर वो ले लेगा तो वो एक तरह से एक लेवल पे पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती ओके, है। ये मतलब ये डॉक्टर का कंसर्न है ये बेसिकली। डॉक्टर का कंसर्न है, ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है कि किस बातों पर रेज होगी, उनके अंदर कितना इन्फेक्शन है, ये सब ये ओके, डॉक्टर का कंसर्न तो है। डेंगू के टाइम पे क्या क्या चैलेंज रहते हैं? लास्ट ईयर मैंने खुद भी देखा है, थोड़ा सा वो चीज़ बता दीजिए सो दैट कि लोग समझ सकें कि भाई ब्लड डोनेशन की क्या वैल्यू है या प्लेटलेट डोनेट करने की क्या वैल्यू है। डेंगू तो लास्ट ईयर तो इतना सीवियर आया है कि हम लोग सारे डरे हुए हैं इस टाइम Yes, पे। ma'am. सबसे बड़ा चैलेंज होता है डोनर अरेंज Donor. करना। देखिए, ब्लड को तो हम स्टॉक में रख सकते हैं, ब्लड के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर हम एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का दीजिए, उसके बदले में आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का ले लीजिए। ले लीजिए। लेकिन एसडीपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सेम ब्लड ग्रुप का ही डोनर चाहिए डोनर होता है। चाहिए होता है। तो मैं तो प्लीज़ सबसे कहूँगी कि करें, बहुत ही ज़्यादा, हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आप अगर अपने पूरे दिन से आप 45 मिनट्स निकाल सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। 45 मिनट्स उसमें टाइम लगता है। 45 to 50 मिनट्स इसमें टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ आएँ। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हमें डोनर अरेंज करना होता है।
और एक टाइम इस मैनेजमेंट। डेंगू के टाइम पे लोगों को अगर वो रेयर ब्लड ग्रुप के हैं तो स्पेशली ब्लड बैंक के कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंस बताऊं तो आपके गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे। हमारे एक डोनर है, समर्पण संस्था के ही डोनर हैं। मैं नाम जरूर मेंशन करूंगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। उनका नाम विकास कुमार सैनी है और वो इधर रामनगर में रहते हैं। तो हम उनका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। तो हम लोगों को नीड थी ए पॉजिटिव के डोनर की, उनको कॉल किया गया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। मीनवाइल इसी टाइम पर उनके फादर एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो हमें तो ये पता नहीं था। तो जब आधा घंटा हुआ तो मैंने उनको दोबारा से कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन आते ही मेरा करवा देना आप स्टार्ट। मतलब उन्होंने आपको बताया नहीं? कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। और मैं उसके बाद वो आए, हमने उनका बस स्टार्टिंग से पहले उनकी थोड़ी टेस्टिंग हुई। सीबीसी होता है, एचबी होता है, ब्लड ग्रुप वगैरह सब चेक होता है, टेस्ट लगते हैं। इस बीच में इसी में ही 15-20 मिनट हमारे लग जाते हैं। उसके बाद जस्ट बस प्रिक ही करने वाले थे कि समर्पण से नरेश यादव भैया हैं, उनका फ़ोन आया कि विकास आपके यहाँ पर है। मैंने कहा जी। कह रहे हो गया उसका स्टार्ट? मैंने कहा नहीं बस शायद होने वाला है। कह रहे उसे रोको, उसके फादर एक्सपायर हो गए। मैं भागी गई। मैंने कहा भैया आप ही बात कीजिएगा। तो उन्होंने बात करी, बताया। तो मैंने जाते जाते उनसे एक चीज़ पूछी। मैंने कहा भैया आपको पता नहीं था क्या आपके फादर के बारे में? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे पता था, जब आपका कॉल आया मैं आप ही के पास आ रहा था, लेकिन इसी बीच में मुझे घर से कॉल आ गया मेरे पिताजी के देहांत का, तो मैं उधर चला गया। मतलब उनको पता चल गया था? हाँ, कह रहे मैं बस घर पहुंचने ही वाला था कि फिर आपका कॉल आ गया। तो मैंने ये सोचा कि चलो मेरे पिताजी का तो देहांत हो ही गया है, कम से कम कोई किसी और की जान तो बच सके। हम इतनी सारी स्टोरी सुनते हैं, ये रियल में ये रियल हुआ है। सोचिए आपके कैसे गूज़बम्प्स नहीं खड़े होंगे कि एक इंसान जिसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं और उसका वेट हो रहा है, वो दूसरों की जान बचाने के लिए यहाँ पर। तो वो आपको मतलब प्रॉपर्ली वो प्लेटलेट दे के गए? नहीं, वो हमने नहीं लिया फिर उनका। अच्छा, आपने नहीं लिया? क्योंकि वो टाइम ऐसा हो गया था। हो सकता है कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, प्रॉब्लम नहीं। देखिए वो एक पैनिक कंडीशन है। हाँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि भाई ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, वो बाद में दिए उन्होंने डिमांड। वो मैं समझता हूँ कि आपको अवॉइड इसलिए करना पड़ा कि हो सकता है कि भाई वो इंटरनली इतने वीक ना हो जाए, इंटरनली है, इमोशनली वीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो हम उनको मतलब प्लेटलेट्स वो डोनेट कर पाए या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि उनके घर में इतना बड़ा ट्रॉमा हो चुका है, उसके बाद भी वो किसी और की जान बचाने के लिए खुद चल कर आए हैं। मैम ये सीरियसली मतलब है मैम, ऐसे अच्छे लोग हैं जो करते हैं कहीं ना कहीं। कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं लोग कि ये भी करते हैं। थैंक यू सो मच मैम आज के पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच ये एपिसोड लास्ट तक देखने के लिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पॉडकास्ट में हमने क्या गलतियां करी जिससे फ्यूचर में हम उन्हें सुधार सकें, और क्या अच्छा किया जिससे कि फ्यूचर में हम उन्हें कंटिन्यू कर सकें, जिससे कि आपको एक बेहतर हेल्थ केयर लर्निंग मिल सके और हेल्थ अवेयरनेस की इस तरह की वीडियो को हम बहुत अच्छे से बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।